मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज़ सुनाई न दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। यह बात आज से ठीक 74 साल पहले 26 अक्टूबर 1947 की रात जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने अंगरक्षक कप्तान दीवान सिंह से कही थी। इससे कुछ देर पहले ही उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय का फैसला लिया था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन फिर भी महाराजा हरि सिंह क्यों चिंतित थे? क्या परिस्थितियां थी जिनके चलते महाराजा हरि सिंह अपनी आज़ाद रहने की जिद छोड़कर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए थे? 27 अक्टूबर 1947 को जब भारत ने कश्मीर के साथ हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को स्वीकार कर लिया था, तो क्यों कश्मीर आज भी एक विवाद बना हुआ है? क्या भारत ने कश्मीर के साथ कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जो कि अन्य रियासतों के साथ हुए समझौतों से अलग था? इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले कश्मीर के इतिहास और भूगोल को संक्षेप में समझ लिया जाए। जम्मू कश्मीर मुख्यतः 5 भागों में विभाजित था: जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान। इन सभी इलाकों को एक सूत्र में बांधकर एक राज्य बनाने का श्रेय डोगरा राजपूतों को जाता है। जम्मू के डोगरा शासकों ने 1830 के दशक में लद्दाख पर फतह हासिल की। 40 के दशक में उन्होंने अंग्रेज़ों से कश्मीर घाटी हासिल कर ली और सदी के अंत तक वे गिलगिट तक कब्जा कर चुके थे। इस तरह कश्मीर एक ऐसा विशाल राज्य बन गया था जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन और तिब्बत को छूती थी। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त हरि सिंह कश्मीर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने 1925 में राजगद्दी संभाली थी। यह वही दौर था जब कश्मीर में राजशाही के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी और इन आवाज़ों के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे शेख अब्दुल्ला। 1905 में जन्मे शेख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट थे, लेकिन अपनी तमाम शैक्षणिक योग्यताओं के बावजूद उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि यहाँ के प्रशासन में हिंदुओं का बोलबाला था। मुस्लिमों के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने आवाज़ उठाना शुरू किया और धीरे धीरे वे राजा हरि सिंह के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। 1940 आते आते शेख घाटी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। वे जवाहरलाल नेहरू के भी काफ़ी करीब आ गए थे। 1940 का दशक जब ढलान पर था और यह साफ हो गया था कि अंग्रेज़ अब भारत छोड़ने ही वाले हैं, महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने उन्हें कश्मीर की आज़ादी के बारे में विचार करने को कहा। कांग्रेस से नफरत के चलते महाराजा हरि सिंह भारत में विलय नहीं चाहते थे और पाकिस्तान में विलय का मतलब था उनके हिंदू राजवंश पर पूर्ण विराम लग जाना। लिहाजा वे कश्मीर को एक आज़ाद मुल्क बनाए रखना चाहते थे। 15 अगस्त से पहले पहले लॉर्ड माउंटबेटन ही नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी भी कश्मीर गए और महाराजा हरि सिंह को भारत में विलय के राजी होने को कहा, लेकिन ये सभी प्रयास निरर्थक रहे। 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। कश्मीर अब भी न भारत के साथ था और न पाकिस्तान के साथ। उसने दोनों देशों से एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यथास्थिति समझौता करने की पेशकश की। पाकिस्तान ने यह समझौता कर लिया, लेकिन भारत ने फिलहाल इंतज़ार करना ही मुनासिब समझा। इस दौर की एक बेहद दिलचस्प जानकारी रामचंद्र गुहा की चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मिलती है। इस जानकारी के अनुसार इस वक्त तक पंडित नेहरू तो कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल यह संकेत दे रहे थे कि उन्हें कश्मीर के पाकिस्तान में मिल जाने से आपत्ति नहीं होगी। हालांकि 13 सितंबर के बाद उनका यह रुख बदल गया जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के खुद में विलय को स्वीकार कर लिया। अगर जिन्ना एक हिंदू बाहुल्य मुस्लिम शासित राज्य को पाकिस्तान में मिला सकते थे, तो सरदार को एक मुस्लिम बाहुल्य हिंदू शासित राज्य को भारत में मिलाने की दिलचस्पी क्यों नहीं दिखानी चाहिए थी?
27 दिसंबर को नेहरू ने सरदार पटेल को एक अहम पत्र लिखा। उन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठियों को भेजकर हमला करवा सकता है और महाराजा का प्रशासन इस हमले को झेल पाने में सक्षम नहीं था। लिहाजा उन्होंने लिखा कि महाराजा को तुरंत ही शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर देना चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन बनाया जा सके और कश्मीर के भारत में विलय का रास्ता साफ हो सके। इसके 2 दिन बाद ही शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह अब भी आज़ाद कश्मीर का सपना पाले हुए थे। 12 अक्टूबर को उनके उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा, हमारा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ हमारी राय बदल सकती है और वो ये कि अगर दोनों देशों में से कोई हमारे खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करता है तो हम अपनी राय पर पुनर्विचार करेंगे। महाराजा ने मुझे कहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा कश्मीर को पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाने की है, एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल निरपेक्ष होगा। किसी देश द्वारा शक्ति प्रदर्शन की जो बात उप प्रधानमंत्री ने कही थी वह 2 हफ्तों के भीतर ही हकीकत में बदल गई। 22 अक्टूबर को हजारों हथियारबंद लोग कश्मीर में दाखिल हो गए और तेजी से राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। इन्हें कबायली हमलावर कहा जाता है। यह एक खुला रहस्य है कि इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। कश्मीर के पुंछ इलाके में राजा के शासन के प्रति पहले से ही काफ़ी असंतोष था, लिहाजा इस इलाके के कई लोग भी उनके साथ मिल गए। 24 अक्टूबर को जब ये लोग बारामूला की राह पर थे तो महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। अगली ही सुबह वीपी मेनन को हालात का जायजा लेने दिल्ली से कश्मीर रवाना किया गया। मेनन सरदार पटेल के नेतृत्व वाले राज्यों के मंत्रालय के सचिव थे। वे जब महाराजा से श्रीनगर में मिले तब तक हमलावर बारामूला तक पहुंच चुके थे। ऐसे में उन्होंने महाराजा को तुरंत जम्मू रवाना हो जाने को कहा और वे खुद कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को साथ लेकर दिल्ली लौट आए। अब स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि कश्मीर की राजधानी पर कभी भी हमलावरों का कब्जा हो सकता था। महाराजा हरि सिंह भारत में मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि कश्मीर में भारतीय फौज को भेजने से पहले हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाना बेहतर है। मेनन को एक बार फिर से जम्मू रवाना किया गया। 26 अक्टूबर को मेनन ने महाराजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाए और उसे लेकर तुरंत ही दिल्ली वापस लौट आए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय फौज कश्मीर के लिए रवाना हो गई। इसी दिन 28 विमान भी कश्मीर के लिए रवाना हुए। अगले कुछ दिनों में सैकड़ों बार विमानों को दिल्ली से कश्मीर भेजा गया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों और विद्रोहियों को खदेड़ दिया गया। हालांकि इसके बाद कश्मीर का कुछ हिस्सा उनके नियंत्रण में भी रहा, फिर भी कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया।